हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फार्मेसी साइंटिस्ट और आज नेशनल साइंस डे के दिन हम रमन स्कैटरिंग को थोड़ा समझेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन को मैं बहुत सिंपल रखने वाला हूं जिससे कि एक स्कूल गोइंग बच्चा भी इसको बहुत आसानी से समझ सके। जब रमन साहब ने अपना रमन स्कैटरिंग इफेक्ट एक्सप्लेन किया था और दुनिया को बताया था कि एक ऐसा फिनोमेना भी होता है जो ये एक्सप्लेन कर सकता है कि समुद्र में जो पानी है उसका रंग नीला क्यों दिखता है। रैले साहब जो थे उनने यह बताया था कि आसमान नीला क्यों दिखता है। कुछ उसी तरीके से जब सवाल रमन साहब के मन में आया था जब वो समुद्र के रास्ते ट्रैवल कर रहे थे कि पानी का रंग नीला क्यों दिख रहा है इस समुद्र के अंदर, उसका जब उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो उन्होंने खुद से इसके बारे में एक्सप्लोर करना चालू करा एंड देन फाइनली उनको पता चला कि एक अलग फिनोमेना होता है जिसको उन्होंने नाम दिया रमन इफेक्ट या फिर रमन स्कैटरिंग। होता क्या इसके अंदर? तो इसके अंदर होता ही है दोस्तों कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटल की बॉल है और जो मेटल की बॉल है वो न्यूट्रल है, लेकिन उस मेटल की बॉल के आसपास अगर चार्ज लेके आएंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। किस तरीके का चार्ज? हम इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आजू बाजू से निकलेगा तो जो मेटल की बॉल है उसकी एक साइड अपोजिट चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और दूसरी साइड उसका अपोजिट चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। समझने के लिए मान लो मेरे पास एक मेटल की बॉल है और उसके पास में मैं एक नेगेटिवली चार्ज रोड को लेके आता हूं। वो नेगेटिवली चार्ज रोड जो है उस मेटल के अंदर के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो जिधर से नेगेटिव रोड आएगी उसकी साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मुझे ये पता है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है और वो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रहे हैं क्योंकि वो एक वेव है। अब जब वो वेव किसी पर्टिकुलर मेटल बॉल के पास आएगी तो हम इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि कभी वेव ऊपर होगी यानी पॉजिटिव होगी, कभी वेव नेगेटिव होगी। इसको मैं देख सकता हूं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन बदलता रहेगा। अब सिंस डायरेक्शन बदलता रहेगा तो जो मेरी मेटल बॉल है कभी तो उसको इधर प्लस दिखेगा, कभी उसको इधर माइनस दिखेगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस और ये फ्लिप होता रहेगा। इससे मुझे क्या समझ में आया? इससे मुझे यह समझ में आया कि जब रोशनी किसी मेटल के ऊपर, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, किसी एटम के ऊपर, किसी कंपाउंड के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर जब रोशनी आकर गिरती है, लाइट आकर गिरती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है, तो वहां पर देयर इज ऑसिलेशन, वाइब्रेशन। किसका? चार्जेस का। अब वो जो चार्जेस का ऑसिलेशन और वाइब्रेशन है प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, वही हमें एक वापस से नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके देता है और उस ऑसिलेटिंग चार्ज के कारण हमें फिर से रोशनी मिलती है। लेकिन यहां पर जो फिनोमेना हो रहा है वो अगर मेटल बॉल के ऊपर हो रहा है जो कि एक रिजिड बॉल है, तो इस पूरे प्रोसेस में हमें ये जो फ्लिपिंग की फ्रीक्वेंसी है वो वैसी ही मिलेगी जैसी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है, यानी वही फ्रीक्वेंसी मिलेगी जैसी फ्रीक्वेंसी आके लाइट की टकराई थी। लेकिन रमन साहब का तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं था। रमन साहब ने तो ये बोला था कि कुछ अलग तरीके की रोशनी भी मिलती है। उनने क्या करा था, सूरज की जो रोशनी आ रही थी उसके ऊपर से सिर्फ वॉयलेट कलर को निकाला और उस वॉयलेट कलर को जब उनने मैटर के ऊपर डाला और उनने वहां पर अगर सिर्फ हरे रंग के लिए पर्दा निकाला, समझ रहे हैं, यानी रोशनी आ रही है उसमें से मैंने सिर्फ वॉयलेट कलर को आने दिया, बाकी सब रंगों को रोक दिया। वॉयलेट कलर जाकर मेरे सैंपल पे टकराता है, जब वो सैंपल पे टकराता है तो मुझे कैसा कलर मिलना चाहिए? वॉयलेट। लेकिन यहां पर उन्होंने बोला कि वॉयलेट कलर को भी रोक दो और सिर्फ ग्रीन कलर को आने दो, यानी उन्होंने एक और आगे फिल्टर लगाया जो सिर्फ ग्रीन कलर को जाने देगा। एंड दे फाउंड आउट कि रोशनी आ रही है जिसमें से मैंने सिर्फ वॉयलेट कलर को निकाला, वो जब मैटर के ऊपर टकरा रही है, वो जो मैटर है, सैंपल है, वो उसको थोड़ा सा ग्रीन कलर में चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रोशनी आई उसने कुछ अपनी एनर्जी मैटर को दे दी। यानी फिनोमेना दोनों तरीके से हो सकता है, कुछ एनर्जी हम दे भी सकते हैं और कुछ एनर्जी हम ले भी सकते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हाई एनर्जी का जो रेडिएशन है, यानी वॉयलेट कलर जो है वो नीचे की साइड खिसक जाए, यानी वो ग्रीन या रेड की साइड आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीन, रेड, येलो कलर जो है वो हमें ब्लू कलर की साइड शिफ्टेड दिखे। ये दोनों फिनोमेना जो होते हैं इसको समझने के लिए वो मेटल बॉल वाला एक्सपेरिमेंट ही परफेक्ट है। लेकिन उसके अंदर तो सेम फ्रीक्वेंसी मिल रही थी ना, फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो वही थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है। तो फिर कैसे समझे? अब देखते हैं। एक्चुअली जो हमारे एटम्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन मोड। अब वो जो वाइब्रेशंस होते हैं, तो मैं मान लेता हूं जो मेरी वो बॉल है वो अब रिजिड नहीं है, वो इलास्टिक है, यानी वो लंबी हो सकती है, चपटी हो सकती है, लंबी हो सकती है, चपटी हो सकती है। और ड्यू टू द थर्मल इंटरेक्शंस चार्जेस ऑलरेडी इसके अंदर अलग अलग हो चुके हैं। हमें चार्जेस का जो सेपरेशन है वो हो चुका है, जिसके लिए हम कहते हैं ना डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या इंड्यूस डाइपोल टाइप की चीज, तो वो ऑलरेडी नेचुरली होती है और वो हो चुकी है।
अब ये फिनोमेना हो चुका है जहां पर मेरे पास ये जो बॉल है इसके अंदर थोड़े से चार्ज सेपरेट हो चुके हैं। अब अगर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस कभी माइनस होगी, तो जब वो आएगी तो ये जो मूवमेंट है मेरी इलास्टिक बॉल का, ये उस इंटरेक्शन के साथ टकराएगा और दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा दैट कैन बी बोथ फ्रीक्वेंसीज में एड अप और बोथ फ्रीक्वेंसीज में गेट सब्ट्रैक्टेड डाउन। यानी हमें एक हायर एनर्जी वैल्यू भी मिल सकती है और हमें एक लोअर एनर्जी वैल्यू भी मिल सकती है। अब सवाल ये आता है कि ये जो मोशन है, ये मोशन क्या सिर्फ थर्मल एनर्जी से होगा? नहीं, अगर हमारे पास सफिशिएंट इंटेंसिटी है लाइट की, यानी लाइट सोर्स अगर बहुत तगड़ा है, तो हम ये लाइट सोर्स की इंटेंसिटी को यूज करके भी ये वाला मोशन करवा सकते हैं। एंड इज इट ट्रू कि एटम्स जो होते हैं, जो क्रिस्टल के अंदर, लैटिस के अंदर होते हैं, या गैसेस के अंदर या फ्लूइड्स के अंदर, दे वाइब्रेट? यस, दे वाइब्रेट। तो कुल मिलाकर सिंपल सी बात यह है कि हमने एक बहुत बेसिक तरीके से समझा कि रमन इफेक्ट कैसे होता है। अब बात ये आती है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो जब रमन इफेक्ट आया था तो पहले 7 साल में 700 पेपर पब्लिश हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिसिस्ट ने पब्लिश किए थे। यानी वो सारे रिसर्चर्स जो फिजिक्स के एरिया में थे, उनने रमन स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट के पैरामीटर्स को यूज करके, उस फिनोमेना को यूज करके अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और ये माना जा रहा था कि रमन स्कैटरिंग का जो फिनोमेना है दैट वर्क्स एट द क्वांटम लेवल, फोटोन के लेवल पे वो काम करता है, फोटोन की स्कैटरिंग करा रहा है। यानी ये एक बहुत अच्छा प्रूफ है उस वक्त जो नई नई क्वांटम थ्योरी पॉपुलर हो रही थी। तो एक तरीके से कई बार हमें यह भी रेफरेंस मिलता है जहां पर उस वक्त के फिजिसिस्ट रिसर्चर्स ये मानते थे कि रमन स्कैटरिंग इज अ रियली गुड प्रूफ फॉर द क्वांटम थ्योरी। लेकिन जब 7-8 साल बीते और सब फिजिसिस्ट को लगने लगा कि अब तो हमें सब कुछ समझ में आने लगा है, तो धीरे धीरे क्रेज कम होने लग गया था रमन स्कैटरिंग और रमन इफेक्ट का। तो उसी वक्त रमन स्कैटरिंग बन गई थी अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द केमिस्ट्री रिसर्च फील्ड। उनने रमन स्कैटरिंग को उठाकर अपनी रिसर्च के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सिग्नेचर को पढ़ने के लिए, उनके स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए यूज करना चालू कर दिया था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर का टाइम आया तो वहां पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो फिर से थोड़ा सा क्रेज रमन स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन इफेक्ट का कम होने लग गया था। लेकिन जैसे ही फिर लेजर का इन्वेंशन हुआ तो रमन स्कैटरिंग के इस एक्सपेरिमेंट ने, रमन स्कैटरिंग के इस फिनोमेना ने फिर से एक बूस्ट देखा और आज की तारीख में $1 बिलियन इंडस्ट्री है रमन स्कैटरिंग की, जो कि यूज होती है एक्सप्लोजिव डिटेक्शन के लिए, न्यूक्लियर वेस्ट के डिटेक्शन के लिए। और तो और ये भी कहा जाता है कि अगर प्रॉपरली इस पर्टिकुलर फिनोमेना को बहुत ही क्लेवरली और इंटेलिजेंटली यूज किया जाए विद अ परफेक्ट टेक्नोलॉजी, तो ये हमें ऑनसेट ऑफ कैंसर जैसी चीजों के बारे में भी हिंट्स दे सकता है। सो दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं, जो सारा एक्सप्लेनेशन है, ये सर सीवी रमन का दिया हुआ है और हमें उन पर गर्व है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना, सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तुमको। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।